नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में फिर से हम बात करने वाले हैं संभल हिंसा की। चौथा दिन है, 4 लोगों की मौत हो गई। राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां पर हालात धीरे धीरे काबू में आते दिख रहे हैं। शांति है अभी वहां पर, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अशांति का माहौल अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में आज फिर संभल को लेकर कार्रवाई स्थगित कर दी गई। विपक्ष मांग कर रहा था कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा के बजाय आरोप प्रत्यारोप हावी हैं कि किसने हिंसा कराई। ये विपक्ष की टीस थी, खिसियाहट थी। चुनाव हार गए। 9 विधानसभा के उपचुनाव जो हुए थे उत्तर प्रदेश में, उनमें से 7 में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली, इसीलिए दंगा हो गया, ऐसा बीजेपी कह रही है। जबकि विपक्ष का सीधा आरोप है कि जो ये शासन के बेजा इस्तेमाल, अपनी ताकत का दुरुपयोग जो था, उस पर चर्चा ना हो, उस पर से ध्यान भटकाने के लिए इस दंगे को अंजाम दिया गया। लेकिन अभी 3-4 चीजें ऐसी हैं जो साफ होनी बाकी हैं। 27 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 74 की पहचान हो गई है। अभी नकाबपोश लोग बहुत थे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब खबर यह आई कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस अब पोस्टर चस्पा करने वाली है। जो ये नकाबपोश थे कि भाई इनकी पहचान की जाए, नेमिंग एंड शेमिंग और शिनाख्त और पहचान की जाए। यह बात और है कि 2020 में सीएए के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, दंगे में भी तब्दील हुआ वो मामला, तो लखनऊ में इसी तरह के पोस्टर लगाने की कोशिश की थी योगी सरकार ने तब, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरासर गैर कानूनी करार दिया था कि हटाइए ये पोस्टर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में यह बात दोहराई। तो अब खबर यह आ रही है कि पोस्टर तो नहीं लगेंगे, लेकिन प्राइवेट ग्रुप्स में ये तस्वीरें बांटी जाएंगी। तो इससे क्या पहचान हो जाएगी? संभल जाएगा? चौथा दिन हो गया, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। जो 4 लोग मारे गए, जिनकी मौत को हत्या बता रहा है विपक्ष, और उस बाबत जो एफआईआर हुई है, बाकी एफआईआर की तफसील आ गई, लेकिन जो ये 4 जाने गई, ये एफआईआर की तफसील, पूरी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तो ये लुका छिपी का खेल हो रहा है, या दरअसल तहकीकात पर भरोसा करना होगा। मुकम्मल तहकीकात के लिए थोड़ा वक्त भी लग जाता है। आप अपनी राय, अपने सुझाव और अपने सवाल, यह मामला बेहद ही संवेदनशील है, संजीदा है। तो संभल में हिंसा हुए, उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा, दंगा भड़के चौथा दिन हो गया है। 4 लोगों की मौत हो गई, 22 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। लेकिन संभल तो थोड़ा संभलता दिख रहा है, पर राजनीति बेकाबू है। आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज संसद में भी इसकी फिर गूंज सुनाई दी और संसद की कार्रवाई फिर से स्थगित हो गई। यह जो बेहद ही संवेदनशील मामला है, जिस पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है, और हमारे जो कर्ता धर्ता हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से एक संबल की आवाज, एक मर्रम लगाने की प्रक्रिया होती दिखाई देनी चाहिए थी, वो शुरू होने का नाम नहीं ले रही है। और किस तरह की बयानबाजी है, दोनों ही तरफ दूसरे को ही दोषी बता रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क, जो संभल के सांसद भी हैं, लोकसभा सांसद, समाजवादी पार्टी से हैं, वो कहते हैं जनता ने कोई गोली नहीं चलाई, सारी गोलियां पुलिस ने चलाई, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं 2 पक्षों की लड़ाई में लोगों की जान गई, पुलिस की कार्रवाई में किसी की मौत नहीं हुई। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसकी जानकारी अब आपके सामने आ चुकी है। पुलिस कह रही है कि नहीं, हमारी पिस्तौल, हमारी राइफल छीन ली गई। पर इसमें दिलचस्प बात यह है
कि चौथा दिन हो गया, 4 लोगों की मौत भी हो गई, जिसे विपक्ष हत्या करार दे रहा है कि पुलिस ने ये गोलियां चलाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक। एक आधी अधूरी जानकारी मुरादाबाद के कमिश्नर साझा करते दिखाई दिए कि भाई कोई गोली नहीं मिली है, छर्रे हैं, पर मुकम्मल रिपोर्ट कब आएगी? बहराइच में भी वो आधी अधूरी जानकारी आ गई थी कि नहीं जी, नृशंस तौर पर हत्या की गई, ऐसे चाकुओं से गोद दिया गया, ऐसे काटा गया, सब कोरी बकवास निकली। तो बाकायदा पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? कितनी बंदूक राइफल लूटी गई, ये जानकारी तो सामने आनी चाहिए। डिंपल यादव, अखिलेश यादव जो कि सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी धर्मपत्नी और सांसद भी हैं, वो कह रही हैं न्याय दिलाने वाले लोग ही अन्याय कर रहे हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इनका कहना है कि जांच में जिनका नाम सामने आएगा उन पर कार्रवाई होगी, चाहे उपद्रवी हो या अधिकारी। जांच में अब जांच जो हो रही है उसमें भी एक दिलचस्प घटनाक्रम आज अनफोल्ड होता दिखाई दिया। 27 लोगों को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, 74 की दावा किया जा रहा है कि भाई पहचान हो गई है, जो बलवाई थे, दंगाई थे। इसके साथ साथ आज खबर यह भी आई कि पोस्टर चस्पा किए जाएंगे, चौराहों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। ये जो नकाबपोश, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे, रुमाल बांधे लोग, इनमें से बहुत से शाही जामा मस्जिद के सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ते हुए दिखाई दिए थे, कि पोस्टर लगाए जाएंगे, पहचान भी होगी और जिनकी शिनाख्त हुई है उनके भी पोस्टर लगाए जाएंगे और उनकी संपत्ति नष्ट की जाएगी। एक कानून बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब ऐसी ही कार्रवाई 2020 में सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, तब दंगा भी भड़का, तो पोस्टर्स लगाए थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 9 मार्च 2020 को कहा था सरकार से, तत्काल ये पोस्टर हटाइए, ये निजता का उल्लंघन है, ये अनुच्छेद 21 के सरासर खिलाफ है, और वो हटाने पड़े थे। बाद में कानून भी बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने, पर फरवरी 11, 2022 को सुप्रीम कोर्ट, 2 जजों की बेंच, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भी थे, उन्होंने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी कि विड्रॉ द प्रोसीडिंग्स और वी विल क्वेश इट फॉर बीइंग इन वायलेशन ऑफ द लॉ लेड डाउन बाय दिस कोर्ट। ये कानून के बिल्कुल खिलाफ है। तो पुनर्विचार हुआ और अब पोस्टर लगाने की बात तो नहीं है, लेकिन पोस्टर व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी जरियों से वो फिर भी जारी किए जाएंगे, यानी कि सार्वजनिक तो हो रहे हैं। यही तरीका बचा है क्या पहचान का? और क्या आरोपी को दोषी माना जा रहा है पहले से ही? यह काम तो पुलिस का नहीं है, यह काम तो अदालतों का होता है। तो अदालत के सामने साक्ष्य और सबूत रखे जाएंगे क्या? अब अदालत की जब बात आती है, अदालती आदेश के चलते भी क्या ये दंगा हुआ? 19 नवंबर को अदालत ने आदेश दिया सर्वे कराया जाए, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947, ये बाबरी मस्जिद से अलहदा है, जो धर्मस्थल है उसका स्वरूप में कोई परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। पर डीवाई चंद्रचूड़ का ही एक फैसला था कि उसकी तफ्तीश करना, जानना कि ये मस्जिद ही थी, ये जगह या मंदिर था, इसमें कोई रोड़ा नहीं है। तो ये पेंडोरास बॉक्स खुला हुआ है, और जब मामला इतना संवेदनशील हो रखा है, तो आज एक और खबर आई है, अजमेर शरीफ की एक स्थानीय अदालत ने एक याचिका दाखिल हो गई है, तारीख भी तय हो गई है सुनवाई की, 20 दिसंबर को सुनवाई होगी, कि अजमेर शरीफ ये दरगाही है या दरअसल दावा किया जा रहा है कि यह शिव मंदिर होता था। तो अभी संभल से मामला
राजस्थान के अजमेर भी होता जाता दिखाई देगा क्या? यानी कि इज देयर गोइंग टू बी नो एंड? पर असल सवाल तो यह है कितने किरदार इस साजिश, अगर साजिश हुई है, संयोग है दंगा भड़क सकता है, पर प्रयोग है तो यह प्रयोग किसने किया है ये कब तक सामने आ पाएगा? यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पोस्टर दिखाएंगे, संभल को ऐसे संभाल पाएंगे? और 27 गिरफ्तार, हिंसा के कितने किरदार? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी के महासचिव, वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं मलूक नागर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह है मेरे साथ, और एक बेहद ही खास मेहमान, एक बेहद ही निडर, बेखौफ और बेबाक भी पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, डीजी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और लेखक भी हैं। इनकी एक किताब तो पढ़ने लायक है, शहर में कर्फ्यू। तो विभूति नारायण राय इस चर्चा में जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले एक और खास मेहमान, मुरादाबाद के कमिश्नर का मैंने जिक्र किया था, आंजनेय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कमिश्नर सिंह, बहुत ही बिजी वक्त भी चल रहा है और बहुत ही अहम और गंभीर जांच आपके कांधों पर भी है। तो ऐसे में अभी जांच पहुंची कहां तक है? किरदार कौन है ये? दरअसल असल वजह ये किसने किया दंगा? क्या कुछ वो रूपरेखा सामने आती दिख रही है आंजनेय जी? जी, अभी हम इस मामले में साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं। बहुत जल्दबाजी हम इसलिए भी नहीं कर रहे हैं, जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि बिना साक्ष्य के हम कोई भी न तो बयान दे रहे हैं, न तो कोई चीज़ कह रहे हैं, और न ही किसी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक जो 7 एफआईआर पुलिस के द्वारा किए गए या परिवारों को भी इनवाइट किया गया, उनके द्वारा तहरीर दी गई, उसमें एफआईआर किया गया, इन सब में साक्ष्यों के आधार पर ही हम जांच कर रहे हैं। अभी तक 74 लोगों को चिन्हित किया गया है। वो ड्रोन कैमरे से जो वीडियोग्राफी या फोटो हुए हैं, जो सीसीटीवी कैमरों से हमें फुटेज मिल पाई हैं, उन सब के आधार पर चिन्हित किया गया 74 लोगों को। 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनमें जो सीधे तौर पर गिरफ्तार हुए थे स्टोन पेल्टिंग करते हुए, कुछ तो मेरे सामने ही स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, तो उन सभी को शामिल करने, जिसमें 3 महिलाएं हैं, 3 नाबालिग भी हैं जिनको जुवेनाइल होम भेजा गया है। तो इन आरोपियों के पोस्टर क्या सार्वजनिक करने और चौराहों पर लगाने का भी प्रशासन फैसला ले रहा था क्या? ऐसी खबर हमारे पास आई आंजनेय जी। देखिए, हम पहचान कर रहे हैं इनकी, जिन लोगों की जो लोग अभी तक चिन्हित नहीं किए जा सके हैं, उसमें हम पब्लिक की मदद ले रहे हैं। हम लोगों को दिखा रहे हैं, उनके वीडियो फुटेज, उनके क्लिप्स दिखा रहे हैं, उनके फोटोज़ दिखा रहे हैं, ताकि हम इनको पहचान कर सकें। हम जो भी काम करेंगे कानून के दायरे में करेंगे, अनुमन्य जो प्राविधान है उनके अंतर्गत करेंगे। हमें पता है कि इसमें निर्देश भी हैं माननीय अदालतों के, उन सब के अंदर करेंगे। जो भी हम काम करेंगे वो कानून के दायरे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ ये कहा था, ये निजता का उल्लंघन है, अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन होगा। इस तरह से आरोप साबित करना ये पुलिस का काम होता है, और दोषी कौन है या नहीं है वो फैसला तो अदालत करती है। आप अदालत का काम भी कर रहे हैं क्या आंजनेय जी? मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि जिन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, उनकी पहचान करना, लोगों से बातचीत करके उसमें लोगों से पहचान करवाना, ये तो गलत नहीं है, ये तो कहीं मना भी नहीं किया गया है। जिनकी पहचान हो चुकी है, जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर है, उनके तो हमने कहीं पोस्टर जारी भी नहीं हुए हैं। मैंने आपसे कहा जो भी हम करेंगे कानून के दायरे में करेंगे, विधिक तरीके से करेंगे, और जो माननीय अदालतों के निर्देश हैं उनके अनुरूप करेंगे। 4 लोगों की
मौत जो हुई है, चौथा दिन हो गया अंजनी जी, आपका एक बयान भी आया था, उसमें थोड़ी आधी अधूरी थी वो जानकारी कि भाई किसी गोली के कोई गोली नहीं मिली है, मृतकों के शरीर में चल रहे हैं, पर मुकम्मल एक कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं हो पाई है? वो तो हो गई होगी ना तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो। क्योंकि जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी मेरे पास भी नहीं आई है। मैंने जैसी बात की है पुलिस अधिकारियों से, आपको पता है ये कोर्ट प्रॉपर्टी है, इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जिस प्राविधान के तहत जिसको जिसको सौंपी जानी है उसको उसको सौंपी जा रही है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम 2 जगहों पर हुई, एक जगह पे हुई नहीं। हमारा उद्देश्य इसमें किसी भी चीज़ को कहीं हाइड करने का नहीं है, और इसीलिए हम इसमें स्पष्ट रूप से ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी बातें कह रहे हैं। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया उसके अनुरूप ही हम आगे की दिशा हमने ली है। जितने वीडियो फुटेज जारी हुए हैं, जितने सारी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, हम सबका स्पष्टीकरण दे रहे हैं और लॉजिकल तरीके से दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा हम केवल साक्ष्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, और जितने लोग इस पर जितने भी तरीके की चीज़ें चला रहे हैं उनसे भी अनुरोध यही कर रहे हैं, आप साक्ष्यों के आधार पर बात करिए। हम ओपन नहीं होते तो हम जो मृतक हैं उनके परिवार से तहरीर लेकर उनकी FIR नहीं दर्ज कराते, हम दर्ज करा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, अगर जो लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं पुलिस ने गोली चलाई या पुलिस की गोली से, हम उनसे भी साक्ष्य मांग रहे हैं। FIR में पढ़ रहा था, जो FIR दर्ज की गई है, से पीछे नहीं हट रहे। अंजनी जी, जो FIR दर्ज की गई है उनको मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये बात कही गई है कि भाई SI से, पुलिस वालों से पिस्टल या राइफल छीन ली गई हैं और वो इस्तेमाल की हैं दंगाइयों ने एक दूसरे पर चलाने के लिए। कितने हथियार, असलहे पुलिस से छीने गए, इसका कोई ब्यौरा है जो आप साझा करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, छीनने की कोशिश हुई, मुझको जो सूचना मिली उसमें छीनने की कोशिश हुई। छीन लिए गए ऐसा नहीं लिखा है, छीनने की कोशिश हुई। और छीनने की कोशिश हुई निश्चित रूप से, उसमें आप देखेंगे वीडियो फुटेज में भी है, धक्का मुक्की भी हो रही है। शुरुआती दौर में जो लोगों को समझाने का ही प्रयास किया गया, जो जितने तमाम वीडियोग्राफी के वीडियोस के तौर पर जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं उन सब में आंशिक सत्यता है। जब पूरी तरह से उन सब चीजों को मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं अंजनी जी, क्योंकि जो इलाके के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन पर भी FIR दर्ज की गई है, ये भी जनता जानती है। वो कह रहे हैं जनता ने कोई गोली नहीं चलाई, सारी गोलियां पुलिस ने चलाई। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था कि कोई असलहे लूटे तो नहीं गए पुलिस से। हाँ, मेरी जानकारी में उन्होंने ये भी कहा कि वो वहां मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने देखा कैसे? उनके पास कोई वीडियो साक्ष्य है नहीं। कोई साक्ष्य तो दे रहे होंगे इस बात का। मैं सारे लोगों को कह रहा हूं कि जो भी कोई दावा कर रहा है वो साक्ष्य तो दे। हम तो जो बात कह रहे हैं वो साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं। और जो कोई भी कितने भी तरीके के दावे कर रहा है, केवल बयान कह देने से, 4 लोगों के बयान ले लेने से, जो परिवार के लोग इसमें मारे गए, उनके वो परिवार तो पीड़ित हैं, वो परिवार दुख में है। उनको कोई भी चीज कह देगा वो उस चीज को मान लेंगे, क्या उनके बयान के आधार पर, या जो लोग उस बलवे में शामिल थे, जो उपद्रव में शामिल थे, उनके बयान के आधार पर हम मान लेंगे। जो 4 लोग मारे गए हैं उस बाबत भी FIR दर्ज हुई है, उसकी भी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई। उस FIR में क्या कुछ दर्ज हुआ है, ये बात अभी सामने नहीं आ पाई है। कोई खास वजह अंजनी जी? मैं आपको स्वयं बता रहा हूं। अभी कल तो उनसे तहरीर ली गई, अभी उनकी FIR दर्ज की गई। मैं आपको स्वयं ये बात बता रहा हूं, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्योंकि उसमें स्पष्ट नहीं है। मैंने कहा जांच के दौरान जैसे जैसे साक्ष्य आएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि कोई पुलिस का अधिकारी या पुलिस का कर्मी शामिल होगा तो हम उसकी जांच नहीं करेंगे या उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे। आप साक्ष्य तो लाइए। मैं तो कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं साक्ष्य के आधार पर कह रहा हूं, और जैसे जैसे साक्ष्य आएंगे। पर एक बात स्पष्ट है, वहां पे इतने सारे घर हैं, सब लोगों के पास मोबाइल फोन होते हैं, क्या किसी ने नहीं वीडियो बनाया? और अगर ये कहें कि उस स्थिति में वीडियो नहीं बना सकते थे तो कैसे मस्जिद के पीछे से एक वीडियो ली गई जिसमें धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जो गाड़ियों से धुआं उठ रहा है उसको प्रोजेक्ट ऐसे किया जा रहा है जैसे कि मस्जिद से धुआं उठ रहा। तो अफवाह फैलाने के लिए वीडियो बनाने की फुर्सत थी, और इन सब चीजों के लिए साक्ष्य के लिए नहीं। और जिस वीडियो पे कमेंट किया जा रहा है वो वीडियो तो मीडिया कर्मी ने बनाया। अगर पुलिस को ऐसा ही रहता कि हम गोली चलाएंगे तो क्या किसी मीडिया कर्मी को वहां रहने देते? पर जिस पुलिस वीडियो के आधार पर क्या गोली चलाओ कह रहे हैं, इस बात का इल्म नहीं हुआ
24 तारीख की सुबह की बात करें 7 बजे, मैं सीईओ अनुज चौधरी के बयान का हवाला दे रहा हूं कि 50,000 लोगों की भीड़ आ गई। प्रशासन को जानकारी ही नहीं हुई। 50,000 कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता आंजने जी। मेरा एक समय गुजरा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हैंडल की है, इस एरिया में हैंडल की है। यहाँ अचानक ऐसे ही होता है। जब एनआरसी के विरुद्ध जब हो रहा था तब भी ऐसे ही लोग आए। यहाँ भी इस तरीके से होता है कि गलियां हैं टोटल। आप वहाँ की भौगोलिक स्थिति देखिए, लगातार घर है। सामने एक मोहल्ला है जिसमें 35 से 40 हजार लोग हैं जो सामने के मोहल्ले में रहते हैं। उसके अगल बगल के मोहल्ले में इतने ही करीब के लोग हैं। एक साथ जब घरों से सारे निकलते हैं गलियों में, हम किन किन जगहों पर पुलिस का पहरा बैठाएंगे? अच्छा, मान लीजिए बैठा भी दिए, हम 4 पुलिस वाले 5 पुलिस वाले लगाएंगे। जिस तरीके से उन लोगों ने हमला किया, क्या 4-5 पुलिस वाले हम टिक सकेंगे? और अगर उन्होंने कई बल प्रयोग कर दिया फिर सवाल उस पर भी होगा। नहीं, पर 19 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से, आंजने जी 19 तारीख को तो शाम को 1.5 घंटे सर्वे हुआ, 6:15 से 7:45 तक, वो शांतिपूर्ण था। 24 को ये दंगा क्यों हो गया और दूसरे सर्वे की नौबत क्यों आई? मतलब ऐसी क्या जल्दबाजी थी सर्वे की? बिल्कुल स्पष्ट करूंगा, बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूं जी, बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रशासन इसमें कहीं कोई पार्टी नहीं है। कोर्ट का आदेश हुआ, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुआ, दोनों एक पक्ष ने अदालत में जो बात रखी उसके आधार पर सर्वे का निर्णय हुआ। सर्वे का मतलब वीडियोग्राफी। किसी स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी पे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, क्या चीज उसमें छुपाने लायक है? दूसरे पक्ष को सूचित किया गया। 19 तारीख को सर्वे के लिए पहुंचे। उसमें माननीय सांसद जी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और सुहेल इकबाल अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। वो तो पार्टी नहीं थे, फिर वो क्यों पहुंचे? कोर्ट कमिश्नर ने ऑब्जेक्ट किया और इसीलिए उस दिन सर्वे रोक दिया गया। और फिर यह तय हुआ कि दूसरे दिन सर्वे होगा। दूसरे दिन जब कोर्ट कमिश्नर ने डीएम को लेटर लिखा, दोनों पक्षों को तामील कराया गया। तामील के पश्चात ये निर्णय किया गया कि 24 तारीख को 7 से 11 के बीच सर्वे होगा। सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। आज जितने लोग जो भी दावे कर ले, 24 तारीख से 25 तारीख के बीच में किसी ने कोई दावा नहीं किया। ये जो सर्वे था उसमें व्यवधान लगातार उत्पन्न किया जा रहा था। आप यहां नहीं कर सकते, आप वहां नहीं कर सकते। हम तो कोर्ट नहीं है, हम तो कोर्ट कमिश्नर नहीं है। ऐसे में आखिरी सवाल आंजने जी, तो जो सर्वे था उसमें व्यवधान क्यों उत्पन्न किया? हाँ, थोड़ी मैं उल्टी गंगा बहाई है, पर जो मूल सवाल है वो आखिर में आपसे पूछ रहा हूं। प्रशासन की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होती? अदालत का आदेश आ गया, याचिका पर सुनवाई 1:30 बजे शुरू होती है, 3:30 बजे आदेश आ जाता है। एक्स पार्टी वो ऑर्डर था, पहली बार सुनवाई हो रही थी और 6:15 बजे कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होने के अलावा वहां पर डीएम भी और इलाके के कप्तान भी पहुंच जाते हैं। ऐसी आफत क्या थी? इतनी जल्दबाजी क्यों? आप आराम से वक्त भी लगा सकते थे। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं। 19 तारीख थी, 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने थे। सोचिए, इसकी चिंता तो हमें ज्यादा थी क्योंकि चुनाव हो रहा था। प्रशासन को और अगर इस तरीके की कोई आशंका होती तो निश्चित रूप से असर तो हमारे ऊपर पड़ना था। बात को मैं दूसरी करूंगा। नहीं आंजने जी, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अदालत का आदेश भी आता है, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हमने देखे हैं कि जमानत मिल गई किसी बड़े नेता को, कोई मुख्यमंत्री को, और अदालत की कॉपी पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है तो उस दिन नहीं छोड़ा जाता जेल से, अगले दिन। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि भाई वो जो आदेश उस दिन हुआ शाम को 6:15 बजे ही सर्वे कराना है? प्रशासन रुक क्यों नहीं सकता था? थोड़ा ठहर कर एहतियात क्यों नहीं बरत सकता था? नहीं, दोनों उदाहरण अलग हैं। यहां प्रशासन पक्ष नहीं है। दोनों पक्ष अगर वहां मौजूद है और दोनों पक्ष की सहमति है तो फिर हम तो असिस्ट करने के लिए हैं, अदालत के आदेश का पालन करने के लिए हैं। नहीं, दोनों पक्षों की तो बात ही नहीं। एक्स पार्टी ऑर्डर था आंजने जी, वो एक्स पार्टी ऑर्डर था, दूसरे पक्ष को तो सुना ही नहीं गया आदेश से पहले। जब सर्वे हुआ तो दूसरा पक्ष मौजूद था। नहीं, जब सर्वे हुआ तो दूसरा पक्ष मौजूद था। बिना दूसरे पक्ष को तामीला कराए हमने कोई काम नहीं किया। हमारा काम तो पोस्ट ऑफिस का है, हमारा काम असिस्ट करने का है, प्रोसेस को सुरक्षित तरीके से हो उसका है, वही हमने इंश्योर किया। लेकिन असली दंगाई, असली उपद्रवी कब तक? कि कोर्ट के आदेश। आंजने जी, आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास आपका वक्त भी बेशकीमती है। असली दंगाई साजिशकर्ता कब तक देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने ले आएगा आपका प्रशासन?
साक्ष्यों को संकलित होने के बाद, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें कोई भी निर्दोष फंसे, हम नहीं चाहते कि इसमें किसी तरीके का कच्चा काम करें। पूरा समाज और वहाँ की शांति हमारी जिम्मेदारी है, और कहीं पे भी किसी तरीके की उंगली उठे हम नहीं चाहते। इसलिए हर एक चीज़ साक्ष्यों के साथ कर रहे हैं, हम एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे एविडेंस पुख्ता होते जाएंगे वैसे वैसे हम सबके नाम उजागर करते जाएंगे और सबको कानून के दायरे में लाते जाएंगे। शुक्रिया आंजनेय जी। उदयवीर सिंह, कमिश्नर मुरादाबाद, मेरे ख्याल से मैंने कोई सवाल नहीं छोड़ा है, और जो आप आरोप लगा रहे हैं उनके जवाब उन्होंने बिल्कुल सीधे तौर पर दिए हैं। आप आश्वस्त हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा, सत्यमेव जयते होगा संभल में? मेरी घोर आपत्ति है आपकी आज की इस डिबेट पर, घोर आपत्ति है। आपने 28 मिनट एक ऐसे आदमी से बुलवाया जो इस कांड का मूल दोषी है। आपने ये नहीं पूछा उससे कि क्या कारण है कि पिछले 7 वर्ष से आप एक ही कमिश्नरेट में बने हुए हैं। आप डीएम रामपुर थे, रामपुर में जितने आरोप प्रत्यारोप लगे उसमें आप रहे डीएम। उसके बाद आपका प्रमोशन हुआ। अमूमन प्रमोशन करके लोगों को दूसरी कमिश्नरेट भेजा जाता है। आप उसी कमिश्नरेट में कमिश्नर हो गए। लगातार आपको नियमों के विरुद्ध भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार एक्सटेंशन दिलाती रही, और आप जो डीएम की जिम्मेदारी है सर्वे कराना, जांच करना, क्योंकि जिला प्रशासन उसमें पार्टी था, लेकिन पहले दिन से कमिश्नर लीड ले रहा है, वही जवाब देता है। इससे पहले आपने अपने टीवी जर्नलिज्म के अपने कैरियर में कितनी बार कमिश्नरों को इस तरह के मुद्दे पर बिना कोई सरकारी आदेश के टीवी पर बैठ के बयान देते देखा है, कितनी बार देखा है। वो दूसरा आपने नाम लिया अनुज चौधरी, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला सीओ है। रामपुर में भी यही लगातार विवाद में रहा, सबको सारे लोगों पे प्रताड़ित करता रहा। तमाम तरह के पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपराधियों के लिंक्स और बातों में उसका नाम विवादों में आता रहा। वही संभल में है, वही गवाह सबूत बना हुआ है। नेचुरल जस्टिस के जो नियम हैं वो ये कहते हैं कि पहले तो अदालत को दूसरों को नोटिस देना चाहिए था। सिर्फ 23-24 मिनट तक इस आदमी ने गुमराह किया जनता को। कहता है दूसरा पक्ष मौजूद था। अरे सर्वे करने मस्जिद पे पहुंच जाओगे तो मस्जिद के मौलवी मुतलबी तो वहां मिलेंगे ही, उन्हें कहां विदेश जाना है। सवाल यह है कि नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आप दूसरे पक्ष को सुने। अगर नहीं, ठीक है, आदेश कोर्ट ने दिया तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सबको विश्वास मिले, मीटिंग करे, जनप्रतिनिधियों को बुलाए। एक तरफ कहते हैं कि हम समझ नहीं सकते कि गलियों से लोग निकल के आए, और दूसरी तरफ उससे पहले आपके ही बयान में कहा कि इससे पहले ऐसे ही वहां होता रहा है। अरे जब ऐसे ही भीड़ आती रही है वहां एनआरसी और सीए के दौरान, तो आपको तो पता था, तो फिर आप क्यों नहीं 5 कंपनी 10 कंपनी पीएससी लगा सकते थे? आप क्यों नहीं विधायक सांसदों को वहां बुला सकते थे? तो मतलब स्थानीय प्रशासन पर आपको कतई कोई भरोसा नहीं है उदयवीर? नहीं, मेरी बात अभी मैंने कोई दाएं बाएं बात नहीं की है संदीप जी। जहां बात जारी रखिए आप अपनी, मैं वहीं से जवाब दे रहा हूं। मैं आपको पूरा मेरा कहना यह है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। ठीक, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। देखिए 19 को चुनाव था, 19 की रात को ही दंगा कराना चाहते थे। आप भी जानते हैं अगर 19 तारीख को आदेश हुआ है और उसी पार्लियामेंट में, संभल पार्लियामेंट की विधानसभा में चुनाव था, तो प्रशासन ये करता है कि पहले चुनाव निपटाता है, उसके बाद चुनावी व्यवस्था से मुक्त होके इतना बड़ा काम जो एक संवेदनशील विषय उसे एड्रेस करता है। 19 की रात को किया गया, रात को किसी तरह लोगों ने मामला समझा लिया, तो फिर दोबारा सर्वे किया गया, दोबारा सबको बुलाते बताते। वहां जियाउर रहमान बर्क उस दिन शहर में नहीं थे, लेकिन जियाउर रहमान को आपने दोषी एफआईआर में नामित कर दिया। कैसे कर दिया? किसके कहने से कर दिया? यह लगातार इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है कि पहले आप अपराध करिए प्रशासन के द्वारा, और जो विरोध करे उसी को मुलजिम बना दीजिए, उसी के पीछे पड़ जाइए। आप इनका काम था कि आपने जब आपको एक जिम्मेदारी दी गई तो आप सबको विश्वास में लेके बात करके अनाउंस करके फिर सर्वे कराते।
सर्वे से किसने विरोध किया? क्या सांसद ने विरोध किया? क्या विधायक ने विरोध किया? फ्राइडे को नमाज हुई, शुक्रवार को नमाज शांतिपूर्ण हुई, जिसमें सबसे बड़ा जमावड़ा होता है मुस्लिम कम्युनिटी का, और सांसद भी थे वहां। बातचीत करके सांसद शहर के बाहर चले गए। क्या सांसद को पहले से पता था कि आप अगले दिन सुबह 7 बजे आके सर्वे करेंगे? जो आप सांसद पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने दंगा भड़का दिया। बीजेपी तो ये कह रही है कुंदरकी की हार से ध्यान भटकाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कराया ये दंगा। भीड़ आ जाती है, मैंने ये इसीलिए स्पेसिफिक सवाल पूछा कि छोटी मोटी तो हो गई। सुनिए हाँ। आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हार हो गई, हार स्वीकार हो गई। हार को लेके जो हमें कहना था हमने कह दिया। हम मान रहे हैं, आपके चैनल पे मैं मान रहा हूं कि योगी जी को मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना नेता मान लिया है। अगर ये सच है, योगी जी के दावे में सच्चाई है, बीजेपी ईमानदारी से चुनाव जीती है, तो योगी जी जितने वोटों से जीते हैं उससे ज्यादा जीते वोटों से रामवीर जीते हैं कुदरकी में। तो योगी जी रामवीर से बड़े नेता हैं, तो घोषणा करें कि 2027 का चुनाव कुदरकी से योगी जी लड़ेंगे। मैं सारे आरोप वापिस ले लूंगा। अभी घोषणा कर दें कि 2027 का आम चुनाव योगी जी कुदरकी से लड़ेंगे। मैं मान लूंगा, उनको नेता मान लिया। एक सेकंड महेश वर्मा, 24 की हार। एक सेकंड उदयवीर महेश वर्मा, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई कुंदरकी की हार से ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान बांटने के लिए ये समाजवादी पार्टी ने दंगा कराया। अब यहां चुनौती दे रहे। 1 मिनट उदयवीर रुकिए, आप ही के पास आऊंगा। अरे रुकिए उदयवीर, अरे आप लगातार बोलते रहेंगे, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। थोड़ा मुझे संचालन करने दीजिए मेरे शो का। अब कुंदरकी के कुल वोटर्स जो है ना महेश वर्मा, 3,80,000 हैं। इसमें मुसलमान हैं 2,45,000, 64% मुसलमान हैं। रामवीर सिंह ठाकुर को 1,70,371 वोट पड़े और मोहम्मद रिजवान को, हाजी रिजवान को, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 25,580 मुसलमान वोटर हैं। 2,45,000 वोट मिले मोहम्मद रिजवान को, 25,580 मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया है। ऑन ब्लॉक। मैं बोलूं अब जवाब? हाँ बोलिए ना प्लीज, मैं तो इंतजार कर रहा हूं, बहुत उत्सुक हूं इसका जवाब सुनने के लिए। जी बिल्कुल संदीप भाई, आपकी बात को जो है, आपके सवाल को मैं कहीं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि बात एकदम सही है। लेकिन क्या इसके लिए राम गोपाल यादव ये कहेंगे कि हारेंगे तो बोली नहीं गोली से जवाब देंगे? क्या वहां पे ईंट और पत्थरों का बरसाव होगा? क्या लोगों की गाड़ियां जला दी जाएगी? जान माल का नुकसान होगा? सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सवाल का जवाब है 1,35,000 गैर मुस्लिम वोट है वहां पर, आपको मिले 1,70,000। क्या बात आप कर रहे हैं? दंगा फैलाने के लिए? नहीं, दंगा फैलाने के लिए ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं क्या? क्यों? एक दंगाई और एक दंगा तो हो गया वहां पर, दंगा क्यों हुआ उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। महेश वर्मा, चिल्लाने से काम नहीं होता, आंकड़ा बताएंगे आप मुझे। आप आरोप लगा देते हैं जी वहां हार गए तो इसलिए दंगा कराया। वहां पर वोटर टर्नआउट का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि नहीं करेंगे? आप, अरे भाई आप टर्नआउट पे नहीं, आप उस टर्नआउट पे बात कर रहे हैं, आप संभल दंगे के ऊपर बात कर रहे हैं। आपने 28 मिनट कमिश्नर से बात करी। धन्यवाद मैं करता हूं उस कमिश्नर को कि कम से कम ये जहर घोलने वाले आतंकवादी अपराधियों का समर्थन करने वाले लोग कि आज उसने पोल खोल के रख दी और ये कह रहे हैं कि वो दोषी है या प्रशासन की पोल खोल रही है। आपके चैनल पे आके एक आदमी से आप सवाल जवाब कर रहे हैं और आपको आईना दिखा रहे हैं कि आप कैसे पत्रकार हो कि उसको 28 मिनट आपने दे दिया। बताइए तो बताइए, क्या मतलब बताइए होता है तो इसका? क्या? आज के बाद ना इस बात का जवाब नहीं, कि 19 तारीख में 2.25 घंटे में ही आदेश की तामील क्यों की जा रही है, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई? 24 तारीख को 50,000 की वहां पर भीड़ हो गई और ये सवाल तो अभी, इस सवाल का जवाब भी अगली बार ले लिया जाएगा। 7 साल से उधर ही क्यों तैनाती हो रही है, उसी इलाके में, उसी मंडल में?
बोलने दीजिए भाई, कम से कम बोलने दीजिए। दीपक दरोगा राठी ने जो है जो तहरीर दिया, उस तहरीर को कहीं अपने दर्शकों को दिखाइए, बताइए। आप जो है अगर राम गोपाल जी इसको तस्दीक करते हैं कि हाँ गोली हम चलाएंगे, संसद में हम इसी तरह से आदेश जो अरे वो तो बात पकड़ने लगे, फिर मैं पकड़ कर ये पूछने लगूं, ठोक दो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बात पकड़ रहा हूं। हाँ, आप एक मिनट। अरे आप बोलने नहीं देते। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप इतना ज्यादा बीच बीच में जो है ना, मलूक नागर को लेकर आइए। अगर आप ये मुंह नाक भौं सिकोड़ कर ऐसे बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। मलूक नागर को स्क्रीन पर लाइए। मलूक नागर थोड़ा ये कुंदरकी के आंकड़े समझाएंगे। मतलब 1,35,000 है ना गैर मुस्लिम वोट, 1,35,000 ही है ना गैर मुस्लिम वोट। 1,70,731 वोट मिले रामवीर सिंह ठाकुर को। संदीप जी, 1947 में इस देश में मुसलमानों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी व्यापार में थी, कितने प्रतिशत न्यायिक व्यवस्था में थी, कितने प्रतिशत अधिकारियों में थी, कितने प्रतिशत बाकी सारे देश के जितने भी पहलू हैं उनमें थी, तो 23.5% थी। और 2010 तक आते आते कांग्रेस के कार्यकाल में 1.5% रह गई, और 2014 से 2024 तक फिर वो 4.5% हो गई। देश भी तरक्की कर रहा है। अब संदीप जी प्लीज आप बात को पूरी करने दो। आपके अगर आपने प्लान करके बैठे हो कि बोलने नहीं देना है तो मैं हट जाता हूं। प्लान करके बैठे हैं कि सवाल का जवाब ही नहीं देना, सवाल का जवाब नहीं देना, प्लान करके आप बैठे हैं। नहीं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं ना। मैं सवाल दे रहे हैं आप। सवाल का जवाब आ रहा है। मुसलमानों को यह पता लग गया है कि कांग्रेस ने धोखा दिया है, और आज की तारीख में जो मुसलमानों का जो आगे बढ़ने की बात हो रही है, तो वो नेताओं को अगर छोड़ दें, वो पठान और तुर्कियों की यही दोनों राज करेंगे। इसकी खिलाफत की वजह से कुंदरकी में बहुत ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है, ये क्लियर है। मुसलमानों का वोट मिला, मुसलमानों का वोट मिला है ना। अरे भाई मैं थोड़ी क्लैरिटी चाह रहा हूं मलूक भाई। मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया। सुन तो लो प्लीज बात को। अच्छा हाँ दिया। अभी अगली बात। अच्छा, उसमें कोई ना आधार कार्ड ले लिए गए, रेड कार्ड जारी कर दिए गए, बंदूकें तानी गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, डर खौफ कुछ नहीं था। अरे संदीप जी बात तो सुन लो, मैंने बता दिया। इसका दूसरी बात बताने जा रहा हूं जो पार्लियामेंट के बारे में सवाल का तो जवाब देंगे ना। आप बहुत कोई डर, कोई खौफ, कोई धमकाया नहीं गया, आधार कार्ड नहीं लिए गए, रेड कार्ड नहीं बांटे गए। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, जवाब सुनना ही नहीं चाहते। आपने भी पार्लियामेंट की व्यवस्था पे बात प्रश्न चिन्ह कर दिया। देश की लोकतंत्र, प्रजातंत्र और देश के संविधान से चलने वाली देश की सबसे बड़ी पंचायत में क्यों वहां चर्चा नहीं हो रही? आपकी जानकारी में ला रहा हूं, 14 दिन पहले कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, संसदीय परंपराओं के अनुसार व्यवस्था चालू हो जाती है। 14 दिन पहले प्रश्न फीड शुरू हो जाते हैं। और वह प्रश्न चल रहा था आज कि देश में, मेरठ का सांसद बोल रहा था कि देश में जो अश्लील सामग्री जो सोशल मीडिया पे चलती है, उसके लिए क्या अमेंडमेंट कानून में लाना चाहिए? वहां कोई सुनने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट्री व्यवस्था संबल पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। देश के नौजवानों से अभी जो मौजूदा जो सवाल है, मणिपुर पर सवाल नहीं होगा, मणिपुर चल रहा होगा। एक मिनट, इसका मतलब है पार्लियामेंट में बैठ के कभी भी चर्चा शुरू कर दो किसी भी टॉपिक पे। अच्छा, किसी भी टॉपिक पर जी। ये डॉली शर्मा, आप खामखा कोई भी टॉपिक पर चर्चा करना चाहेंगे तो चर्चा थोड़ा हो जाएगी संसद में, ये कह रहे हैं मलूक नागर। मैं आ रहा हूं उदयवीर आप पर, रुकिएगा। देखिए संदीप जी, जो वाजिब और जायज़ सवाल है उन पर तो चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देंगे और आपसी भाईचारे और सौहार्द को ख़त्म करेंगे तो देश में इस तरीके की चीज़ें होंगी। और इन लोगों को अपने बयानों पर कोई पछतावा नहीं, कोई दुख नहीं, कम से कम ये हमारी नहीं तो 2022 का मोहन भागवत जी का एक बयान आया था। उन्होंने खुद कहा था कि इतिहास वो है जो ना आज के हिंदुओं ने बनाया है और ना आज के मुसलमानों ने बनाया है। हर मस्जिद में शिवालय क्यों ढूंढना,
ये सवाल जो है मोहन भागवत जी का है, चाहे उन्होंने दिखावटी दिया हो बयान, पर उन्होंने दिया। और ये अदालती तो ये फैसले हमारा है भी ना। सवाल अब है, एक अदालत ने उत्तर प्रदेश अजमेर के शरीफ के लिए मुख्यमंत्री भी से और तारीख देश के तय कर दी। प्रधानमंत्री जी से। 20 दिसंबर लेकिन को सुनवाई मैं- होगी कि शिव मंदिर था क्या अजमेर मैं- शरीफ के नीचे। संदीप जी एक मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है संदीप जी, हमने पहले ही कहा, कांग्रेस का सबसे पहला बयान ये आया कि हमने अपने नेता राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान वाले बयान को कोट करते हुए कहा कि देश में कानून व्यवस्था है, संभल वासियों से हम शांति की अपील करते हैं और कानून का रास्ता अपनाने के लिए हम अपील करते हैं कि कानून व्यवस्था देश में है, उसको अपनाइए। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है, प्रशासन उसी का है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन इनके बयान बताते हैं संदीप जी, आपसी भाईचारा ये टॉलरेट नहीं कर पाते। ये जो हमारे देश में था ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वो ये टॉलरेट नहीं कर पाते। तो मतलब इन लोगों की प्रशासन वो पर अंग्रेजों शासन वाली पर जो एक नीति थी ना, आपको 200 भरोसा साल नहीं बांट कर है राज करो, कि असल बांट कर दंगाइयों की राज पहचान करो। होगी। देखिए, हम तो सीधा कह रहे हैं संदीप जी कि कानून का रास्ता अपनाइए। नकाबपोश आए, वो नकाबपोश जो है उनकी पहचान करिए, और अगर जो है, जो सत्य है, जांच करके पता करिए, और जो भी दोषी पाया जाए, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। कांग्रेस पार्टी चलिए आज भी ठीक यही है, कह पर रही है, यहाँ कल पर भी एक यही कह बड़ा रही थी, और एतराज, हमेशा यही कहती एक है। सेकंड डॉली, विभूति नारायण जी, अब आपकी एक्सपर्टीज की मुझे जरूरत होगी और अहम 2-3 सवाल ही मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक, उदयवीर यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि 7 साल से आंजनेय कुमार सिंह, वो मुरादाबाद उसी मंडल में इनकी तैनाती क्यों हो रही है, डीएम का काम कमिश्नर क्यों कर रहा है, हर बात के जवाब क्यों दिए जा रहे हैं। ये एक नॉर्मल प्रशासनिक जिम्मेदारी या दायित्व निभाता हुआ अफसर देखा जाए, या उदयवीर जो आरोप लगा रहे हैं उनमें भी कुछ सत्यता दिखती है आपको? देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन उदयवीर सिंह का पूरा आचरण संदिग्ध इसलिए लग रहा था, आपने उनसे एक सवाल नहीं पूछा कमिश्नर साहब से। उदयवीर सिंह नाम था कमिश्नर साहब का? नहीं, आंजनेय कुमार सिंह। अच्छा, आंजनेय कुमार सिंह उदयवीर का तो पूरा आचरण समाजवादी इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अच्छा, तो वो कमिश्नर साहब का आचरण संदिग्ध मुझे इसलिए लगा कि देखिए, ये जिस तरह से फैसला हुआ है, एक्स पार्टी फैसला हुआ, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया, और शाम तक फैसला हुआ और एक कमीशन बना दिया गया भेजने के लिए। अब कमीशन की योग्यता क्या थी? सब वकला साहबान थे उसमें, ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट था, ना कोई इतिहास का विशेषज्ञ था, ना कोई साहित्य का पंडित था। वो उसे ये भेज दिया गया कि जाके पता लगाओ कि यहाँ पहले कोई मंदिर था। और जो पुलिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पालन कराने में हिचकती है जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, तो वहां पुलिस नहीं भेजती। यहाँ तो उसके पास वैलिड कारण था, दूसरे दिन चुनाव होने वाला था, और वो रातों रात पुलिस भी भेज देते। और वहां जाकर के जिस तरह का आचरण हुआ, मुझे तो लगता है कि इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। एक सिविल जज के फैसले को कैसे इतनी तत्परता से प्रशासन लागू कराने लगा, उसके खिलाफ अपील क्यों नहीं की गई? पहले तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी की इसलिए गर्दन पकड़ी जानी चाहिए, और कमिश्नर का भी जवाब तलब होना चाहिए कि सिविल जज के फैसले का तो फौरन उसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। और एक और बात विभूति जी, जो मैंने स्पेसिफिकली पूछा, सीओ अनुज चौधरी का बयान है कि भाई हमें अंदाजा नहीं था, वहां 50,000 लोग इकट्ठा हो गए। मैंने यही सवाल आंजनेय सिंह से पूछा कि नहीं, यहाँ पर संकरी गलियां हैं, इलाका ऐसा है, टोपोग्राफी ऐसी है, लोग आ जाते हैं, पता नहीं लगता। पुलिस को अंदाजा नहीं होगा 50,000 की भीड़ इकट्ठा हो रही है। नहीं, वहां तक तो मैं सहमत हूं उनसे, क्योंकि मैंने भी इलाहाबाद वगैरह शहरों में देखा है, भीड़ भाड़ हो जाती है, जहां गलियां होती हैं आ जाते हैं। लेकिन ये तो आपकी नालायकी है अगर आप ये अनुमान नहीं लगा पाए कि अगर इतनी जल्दीबाजी में एक अदालत का फैसला आप लागू कराने जा रहे हैं और आपके पास विकल्प मौजूद है, आप उसके खिलाफ रिवीजन में वहीं डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते, हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, आखिर तक लड़ते आप। लेकिन आप तो तत्पर थे, आप तो खुश हुए कि ऐसा फैसला मिल गया, बस बहुत बढ़िया मौका है, और आप पहुंच गए वहां पे। अब जो तो मुझे 4 तो लगता लोगों है कि की आपको मौत हुई है, उसमें 17 साल का कैफ भी है। विभूति जी, मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, चौथा दिन हो गया। हाँ, आधी अधूरी जानकारी खुद कमिश्नर ने साझा की कि भाई बुलेट नहीं मिली है शरीर में, छर्रे मिले हैं, और आरोप ये भी लगाए गए हैं एफआईआर में कि लोगों ने पुलिस की बंदूकें छीनने की कोशिश की है, लेकर भाग गए। देखिए, सारे आरोप पुलिस वालों ने लगाए होंगे,
FIR पुलिस ने खुद दर्ज की होगी, तो उसकी कितनी विश्वसनीयता अदालत में होगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन कमिश्नर साहब का इस बात पे जवाब तलब होना चाहिए कि आपने इसके खिलाफ अपील क्यों नहीं की। आप देखिए, पर्यावरण को लेके सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली में आप भी रहते हैं, कहा पटाखे नहीं छूटेंगे, खूब पटाखे छूटे। किसानों के ये जो नागरिकता कानून था उसके खिलाफ लोग बैठे रहे, सड़कें जाम करके। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश करता रहा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी करता रहा। लेकिन जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है ना, जहां लोगों की जान खतरे में रहती है, जहां सुरक्षा खतरे में रहती है, वहां प्रशासन बहुत सारे फैसलों के खिलाफ अपील करता है, फैसले आंख मूंद के मानता नहीं है। यहाँ तो देखिए पूरा रोल ही मुझे प्रशासन का, मुरादाबाद के कमिश्नर साहब का और उस जिले के संभल के DM और SP का संदिग्ध लग रहा है। मैं आखिरी उन्होंने सवाल एकतरफा जो फैसले आपसे को- पूछना चाहूंगा विभूति जी, और दर्शकों को यहाँ पर बता दूं, 87 में मलियाना में जो दंगे हुए थे, गाजियाबाद के SP थे विभूति नारायण राय, और इनकी बहादुरी, दिलेरी और निष्पक्षता के चलते ही बहुत से मासूम मुसलमानों की जानें बच गई, वरना उनको काटकर नहर में फेंकने की पूरी तैयारी भी हो गई थी। अब यहाँ पर क्या ये हिंदू मुसलमान की बाइनरी में फिर से जाता दिख रहा है ये पूरा संभल का विवाद, या आपको उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी? क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी बहुत हावी हो गई है। जिस तरह का कमिश्नर साहब अभी बयान दे रहे थे और पक्ष रख रहे थे, उसमें निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। पहले वहां पर निष्पक्ष अधिकारियों को लाया जाए, और ज्यादा बेहतर है किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि सरकार को खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए और वो सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए। मुझे लगता है हाईकोर्ट से स्ट्रिक्चर पास होगा कि आपने इतना महत्वपूर्ण फैसला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को दूसरे पक्ष मॉनिटरिंग को करनी सुनाई चाहिए, कोई न्यायिक जांच हो या सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो। शीतल, आई एम वेरी सॉरी, बहुत ही कम वक्त है, पर आपको लगता है ये 27 तो गिरफ्तार हुए हैं, हिंसा के असली किरदार भी सामने आएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं ये 27 जो पकड़े गए हैं ये असली नहीं है, पर असल साजिशकर्ता क्या सामने आ पाएंगे? देखिए, असल साजिशकर्ता वो नीतियां हैं जो इस समय लागू की जा रही हैं। ये आंजनेय कुमार सिंह जिनका आपने इंटरव्यू किया, ये 10 साल से प्रतिनियुक्ति पर है। ये सिक्किम काडर के IAS अफसर हैं। ये कैसे 10 साल इनको प्रतिनियुक्ति मिल गई है, ये रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में, किसी को नहीं मिली है। और ये उसी मंडल में तैनात है लगातार, और इनके सभी कामों पर आपत्तियां, और इनके बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसमें कोर्ट से आजम खान के खिलाफ जो इनके पूरी कार्रवाइयों की फहरिस्त है उसमें ये बड़ा नाम है इनका। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव ऑफिसर है जो कुछ ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं जो इस राजनीति को सूट करते हैं। इसलिए उनको उसी मंडल में रखा गया है जब से ये सरकार है योगी जी की, और इतनी लंबी प्रतिनियुक्ति इनको केंद्र और राज्य दंगे मिलकर से दे रहे हैं। संबंधित सारी ये आश्चर्यजनक। जानकारियां जो नेशनल मीडिया को साझा की जा रही हैं वो आंजनेय कुमार सिंह ही कर रहे हैं। यस, और दूसरी बात यह है कि उन्हीं आप एक फैसला आप कोर्ट से, बहुत निचली कोर्ट से एक समुदाय के विरुद्ध लेके आते हैं, जिससे आप कोई भी अंधा आदमी भी समझ सकता है कि इसमें प्रशासन क्या करे? टू बी फेयर टू द उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, अदालत का फैसला है, प्रशासन को तो तामील तो करनी पड़ेगी। अरे प्रशासन तामील करते समय सावधानी तो बरत सकता है, या प्रशासन गोली मार देगा पहले, फिर जांच करके उनको जेल में भी डाल देगा, उन्हीं के खिलाफ फैसला भी आएगा। ये सब क्या है? इस सब से एक राजनीति को हवा दी जा रही है। तो राजनीति होती रहेगी या इंसाफ भी होगा? उदयवीर, एग्जैक्टली 20 सेकंड में लास्ट कमेंट चाहूंगा आपका। मैं आपको लास्ट कमेंट ये दे रहा हूं कि एक अपराधियों का गिरोह था, अपराधी मानसिकता के अधिकारी इकट्ठे हो गए जो पहले रामपुर में थे, अब वही पूरी टीम इस समय मुरादाबाद मंडल में है। मेरा कहना यह है, पहले कुदरकी और मीरापुर में पूरे रिकॉर्ड तोड़कर बंदूक सामने दिखाकर चुनाव जीता गया। वो जो फुटेज आ गए, वो जो जीवंत तस्वीर आ गई जो दसियों साल लोकतंत्र में जिंदा रहेंगी, उनको दबाने के लिए, उससे ध्यान हटकाने के लिए संभल में दंगा कराया गया है। तो ये साजिश किसकी थी? क्या इस पर से पर्दा उठेगा या दरअसल राजनीतिक बयानबाजी ही हावी रहेगी? मजहब की सियासी दुकानदारी भी चलती रहेगी क्या? इस बारे में आप जरूर सोचिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।